मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेक्चर नंबर 97B। इससे पहले 97 हम पढ़ चुके हैं। देखिए मैटर थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक सेगमेंट इसका और बना दिया है और ये सैटरडे से पहले आपको डिलीवर हो, जिससे आप सिलेबस अपना टाइम पे पढ़ पाएँ। तो यहाँ हम आज बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की। पिछले लेक्चर में मैंने उनकी कैटेगरी अलग अलग आपको बता दी थी कि जो पादप वृद्धि नियामक पदार्थ हैं वो दो श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। एक पादप वृद्धि को प्रेरित करने वाले वृद्धि प्रेरक हैं और दूसरे वृद्धि संदमक हैं। तो जो प्रेरक हैं वो हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, और जो संदमक हैं वो हैं एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इनकी सबकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर, और ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, वृद्धि प्रेरक हैं, इनमें सबसे पहला नाम है आपके पास ऑक्सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक हार्मोन के साथ हम 4 से 5 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इसका केमिकल नेचर या रासायनिक प्रकृति क्या है। दूसरी बात, इसका जैव संश्लेषणात्मक जो पथ है या जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस इसका कैसे होता है। दूसरी बात, इसके अलावा उसका बायोएसे, जैव आमापन, बायोएसे या जैव आमापन एक तरीके से केमिकल टेस्टिंग होती है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करके इसको उपयोग में लेके ये देखा जाता है कि इसका कार्यकी प्रभाव या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है। और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या कार्यकी प्रभाव। तो देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीन। आप कहेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, मोस्ट क्वांटिटेटिव, आप कहेंगे मोस्ट क्वांटिटेटिव हार्मोन स्टूडेंट्स ये है मोस्ट क्वांटिटेटिव हार्मोन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी डिस्कवरी या खोज। तो देखिए इसमें चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का एक एक्सपेरिमेंट है, एंड फ्रांसिस डार्विन, एफ डार्विन और सी डार्विन मैंने लिखा है। एनसीईआरटी में दोनों की डिटेल आपको मिलेगी। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन पिता पुत्र थे दोनों। इन्होंने प्रकाशानुवर्तन प्रभाव देखा, एक प्रकाशानुवर्तन प्रभाव। ठीक है, इसमें प्रकाशानुवर्तन प्रभाव जो है वो एक ऑब्जर्व किया इन्होंने, देखा, और उसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्कवरी हुई। देखो इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि जितने सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप वृद्धि नियामक है उन सबकी डिस्कवरी स्टूडेंट्स एक्सीडेंटल है। क्लियर। तो देखिए इन्होंने क्या यूज किया, कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल। प्रकाशानुवर्तन प्रभाव स्टूडेंट्स किस पर देखा, कैनरी ग्रास, कैनरी जो घास है, कैनरी घास के प्रांकुर चोल पर। प्रांकुर चोल जो है, इस कैनरी ग्रास के प्रांकुर चोल पर स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं ये क्या देखा गया, प्रकाशानुवर्तन प्रभाव। और इस प्रकाशानुवर्तन प्रभाव के कारण ही ऑक्सीन हार्मोन की खोज हो पाई। ठीक है, तो देखो इस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के प्रकाशानुवर्तन प्रभाव को हम देख लेते हैं। ये है कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल। इसको यूनिलैटरल लाइट दी गई, एक दिशीय प्रकाश दिया गया। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट इस पे लाइट या प्रकाश इसको दिया गया, इसको यूनिलैटरल लिख रहा हूं मैं, लाइट, पार्श्व स्थिति से इसको प्रकाश दिया गया। तो जब ऐसा हुआ, इसको प्रकाश दिया गया, तो अगली स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो कोलियोप्टाइल है, इस कोलियोप्टाइल में कर्वेचर या वक्रता आ जाती है, इसमें बेंडिंग आ जाती है। जो कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोप्टाइल स्टूडेंट्स क्या शो करता है,
कर्वेचर या इसको आप कहते हैं वक्रता। इसमें कर्वेचर या क्या आ गई, वक्रता। इसमें बेंडिंग आ जाती है, ये मुड़ जाता है। और ये बेंडिंग इसमें क्यों आई, तो आप कह सकते हैं इसमें बेंडिंग इसलिए आई क्योंकि यहां एपिकल पार्ट पर बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग है, इन शीर्ष भागों में कुछ केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ हैं। ये रासायनिक पदार्थ प्रकाश के प्रति संवेदी है, फोटोसेंसिटिव नेचर के हैं, जिसके कारण इसमें क्या शो होती है, बेंडिंग या वक्रता। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कोलियोप्टाइल कर्वेचर। क्या कहा गया स्टूडेंट्स, इसको कहा गया कोलियोप्टाइल कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसका कन्फर्मेशनल टेस्ट किया। तो पहला तो आपने कहा डिस्कवरी से रिलेटेड चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, लेकिन इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया था, इसी तरीके से प्रांकुर चोल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो यहां इनके एक्सपेरिमेंट से सिर्फ एक बात ये स्पष्ट हो पाई थी कि इसमें जो कर्वेचर या बैंड आता है, ये कर्वेचर या बैंड इसलिए आता है क्योंकि शीर्ष भाग पर किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति है। तो कोलियोप्टाइल कर्वेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप कहेंगे शीर्ष भाग में उपस्थित रासायनिक यौगिक शीर्ष भाग में उपस्थित रासायनिक यौगिक जो हैं उत्तरदायी हैं। जो सूक्ष्म मात्रा में शीर्ष भाग में उपस्थित रासायनिक यौगिक हैं या केमिकल जो कंपाउंड हैं, वो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि इसमें कर्वेचर या वक्रता आ रही है। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ये तो क्लियर कर चुके थे कि कोई केमिकल सब्सटेंस यहां उपस्थित है, लेकिन ये ऑक्सीजन है। ये किसने क्लियर किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। तो देखो एफ.डब्ल्यू. वेंट के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने भी समान रूप से प्रकाशानुवर्तन प्रभाव को देखा, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था, सबसे पहली बात तो आप देखो, यहां कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया गया, इन्होंने लिया एविना कोलियोप्टाइल। स्टूडेंट्स क्या लिया गया, एविना कोलियोप्टाइल। ये मैं कह सकता हूं जई का प्रांकुर चोल। जो जई है, जई का प्रांकुर चोल जो है वो ले लिया गया, इसको आप कह रहे हैं एविना कोलियोप्टाइल। ठीक है, समान रूप से उसको यूनिलैटरल लाइट दी गई, प्रकाश दिया गया। एक दिशीय प्रकाश दिए जाने पर आप जानते हैं इसमें वक्रता आती है। ठीक है, वक्रता आती है, इस तरीके से ये बेंडिंग शो करेगा। ये लीजिए, इसमें बेंडिंग हुई। ठीक है, कर्वेचर इसमें आया, या फिर आप कह सकते हैं ये इसमें कर्वेचर या बेंडिंग आई इसमें, और ये कर्वेचर या जो बेंडिंग इसमें आई, इस कर्वेचर या बेंडिंग के लिए, बेंडिंग वक्रता इसमें जो आई, उसके लिए आप पहले से क्लियर कर चुके हैं कि ये जो है वो एक शीर्ष भाग में कोई रासायनिक पदार्थ है। अब देखो क्या किया गया, यहां एक्सपेरिमेंटली डीकैपिटेशन कर दिया गया। डीकैपिटेशन, एक्सपेरिमेंटली डीकैपिटेशन कर दिया गया, अर्थात शीर्ष भाग है उसका स्टूडेंट्स विच्छेदन कर दिया गया। जो शीर्ष भाग है उसको हटा दिया गया, क्योंकि शीर्ष भाग में ही ऑक्सीजन बनता है। तो एक्सपेरिमेंटली शीर्ष विच्छेदन यहां किया गया, और शीर्ष विच्छेदन किए जाने से अब देखो स्थिति ये हो गई, जैसे ये हम शीर्ष भाग यहां से हटा दें इसका, तो स्थिति ये हो गई, अब ये आपके पास एविना कोलियोप्टाइल का स्टंप है, और ये इसका शीर्ष भाग है, विच्छेदित शीर्ष भाग। इस विच्छेदित शीर्ष भाग को स्थानांतरित कर दिया गया अगार ब्लॉक पर। किस पर स्थानांतरित किया गया,
अगार ब्लॉक पर स्थानांतरित किया गया जिस शीर्ष भाग में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है। तो ये तो आप कह सकते हैं एबिना कोलियोप्टाइल का जो जई का प्रांकुर चोल था उसका काटे जाने के बाद एक स्टंप बचा। सिर्फ आप कह सकते हैं ये तो है स्टंप ऑफ कोलियोप्टाइल, क्लियर। और काटे जाने के बाद ये जो है उसका स्टूडेंट्स क्या था, अपेक्स, और इस शीर्ष भाग को या अपेक्स को अगार ब्लॉक पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसको जब आप लाइट देंगे, यूनिलैटरल लाइट इसको दी जाएगी, तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं स्टंप ऑफ कोलियोप्टाइल में कोई बैंड नहीं आएगा, नो कर्वेचर विल बी देयर, वहां कोई वक्रता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने क्या कर दिया, शीर्ष विच्छेदन यहां कर दिया है। अगली स्थिति में देखो, इसी स्टंप पार्ट पर, थोड़ा ऊपर बना रहा हूं डायग्राम में, ये जो अगार ब्लॉक है, इस अगार ब्लॉक को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। और अगार ब्लॉक को प्लेस किए जाने के बाद अब जो है स्टूडेंट्स, इसको फिर से लाइट दी गई, लाइट स्टिमुलस या प्रकाश उद्दीपन इसको दिया गया, तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिली कि ये इस अगार ब्लॉक के साथ या इस अगार ब्लॉक को लेकर जो है वो मुड़ जाता है, वक्रता शो करता है, कर्वेचर, ठीक है। ये आप कहेंगे अगार ब्लॉक। अब इसका कारण क्या हो सकता है? जो अपेक्स आपने अगार ब्लॉक पर रखा था, इस अगार ब्लॉक में वो जो हार्मोन है या वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो ट्रांसमिट हो गया, वो संचरित हो गया। तो अगार ब्लॉक में केमिकल सब्सटेंस जो है वो स्टूडेंट संचरित हो जाने के कारण ये जो है वो क्या शो करता है, कर्वेचर या वक्रता दर्शाता है, वक्रता शो करता है। तो एक बात बहुत क्लियर हुई कि इस अपेक्स में या एपिकल पार्ट में ही ये रासायनिक यौगिक जो है उनकी उपस्थिति है, जिनके कारण यहां कर्वेचर या फिर क्या आता है, वक्रता आती है। जिनके कारण कर्वेचर या वक्रता आती है वो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड या फिर रासायनिक यौगिक ही हैं। और देखिए अब यहां अगली इंपॉर्टेंट बात, जो कर्वेचर आने से, ब्लॉक प्लेस करने के बाद कर्वेचर आने से ऑक्सीजन का सही आइडेंटिफिकेशन, पहचान व मात्रात्मक निर्धारण हो पाया, ऑक्सीजन की सही पहचान व मात्रात्मक निर्धारण, ये स्टूडेंट्स इसी से हो पाया। किससे? एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर जो टेस्ट था, जो जई के प्रांकुर चोल में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें प्रांकुर चोल को कट कर दिया गया, काट दिया गया, कट किए जाने या काटे जाने के बाद उसमें कर्वेचर या उसमें वक्रता नहीं आती है, लेकिन वो अगार ब्लॉक जो है वो उस पर अगर आप रख के फिर से उसको लाइट देते हैं तो डेफिनेटली उसमें कर्वेचर आता है। ये एक्सपेरिमेंट जो है, इससे ऑक्सीजन की सही पहचान, आइडेंटिफिकेशन और मात्रात्मक निर्धारण हो पाया। ये AIPMT में क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है, पहले नीट से पहले AIPMT का एग्जाम होता था 14 में, AIPMT 14 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ.डब्ल्यू. वेंट का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से, एफ.डब्ल्यू. वेंट के एक्सपेरिमेंट से जो एग्जैक्टली निष्कर्ष निकला वो क्या था, तो आप कह सकते हैं एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, मैंने लिख दिया है, सही पहचान और मात्रात्मक निर्धारण ऑक्सीजन का जो है वो इससे हो पाया। ठीक है, तो देखो एफ.डब्ल्यू. वेंट को ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय। क्लियर है? ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको दिया गया? एफ.डब्ल्यू. वेंट को स्टूडेंट्स दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट बातें यहां से आप देखिए, जो मात्रात्मक उपस्थिति ऑक्सीजन की है, उस मात्रात्मक उपस्थिति के कारण जैसे ही लाइट दी जाती है ये ऑक्सीजन संचरित हो जाता है। आपने कहा
अपेक्स में था, अपेक्स से अगार ब्लॉक में संचरित हो गया और अगार ब्लॉक में संचरित हुआ, इसीलिए अगार ब्लॉक रखकर लाइट देने पर इसमें कर्वेचर या वक्रता आ गई। तो यहां से एक बात और आप नोट कर लें, ऑक्सीन प्रकाश संवेदी है, फोटो सेंसिटिव है, क्योंकि और जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनमें इसकी अधिकतम उपस्थिति अप्रकाशिक भाग की तरफ है। जैसे स्टूडेंट्स लाइट दी और लाइट दी गई तो ऑब्वियस है ये पोर्शन लाइट की तरफ वाला है और ये जो है वो डार्क साइड है, ये जो है वो कौन सी साइड है, इसमें डार्क साइड है और ये कौन सी साइड है, लाइट वाली साइड है। तो अधिकतम उपस्थिति किसमें मिलती है, लाइट वाले फेज के बजाय डार्क फेज में। तो प्रकाश संवेदी है, आप ये कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहा हूं, अधिकतम उपस्थिति अंधकार युक्त भाग में, अधिकतम उपस्थिति अंधकार युक्त भाग में देखी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्लियर हुआ ग्रोथ प्रोमोटर्स के लिए डिस्कवरी। सबसे पहले हम यहां पढ़ रहे हैं ऑक्सीन, तो ये ऑक्सीन की डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट क्लियर आपको है। इसके अलावा एक और आइसोलेशन लिखा जाता है कि सर्वप्रथम कहां से, फर्स्टली सर्वप्रथम ह्यूमन यूरिन, मानव मूत्र से पृथक किया गया, पृथक किया गया। क्लियर, ये हुआ डिस्कवरी। जिस रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण, जिस रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण यहां प्रांकुर चोल में कर्वेचर आता है, वक्रता आती है, उस रासायनिक पदार्थ को ऑक्सीन नाम किसने दिया, FW वेंट। तो ऑक्सीन की खोज का श्रेय इनको जाता है। यहां जो केमिकल सब्सटेंस था, इस केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीन कह दिया गया, ये ऑक्सीन कहा FW वेंट ने। ऑक्सीन किसने कहा, FW वेंट ने। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट आपने क्लियर कर लिया है, डिस्कवरी। मैंने आपको कहा था हर एक हार्मोन में हम डिस्कवरी की बात करेंगे, इसके अलावा उसकी केमिकल नेचर की बात करेंगे। तो डिस्कवरी के बाद सेकंड पॉइंट यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेस है मेरे पास इतना, इसमें काम हो जाएगा हमारा, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर या रासायनिक प्रवृत्ति इनकी क्या है। तो देखो ये जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड लिखा जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड या फिर IAA इसको लिखा जाता है। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ये इंडोल यौगिक है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप कह दीजिए इंडोल यौगिक हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी के साथ आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इधर लिख देता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीन की। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड अम्ल, NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T, ये लिख देता हूं 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरो है, वो डाइक्लोरो था। ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स। तो इनमें देखिए ये जो है IAA के साथ, इंडोल एसिटिक एसिड के साथ, ये तो आप ये कह सकते हैं प्राकृतिक ऑक्सीन है, नेचुरल ऑक्सीन है। ठीक है,
जबकि ये सब जो है वो आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड कृत्रिम रूप से संश्लेषित कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स दो और आपको फॉर्म बता देता हूं, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में लिख देता है IPA एंड PAA। IPA स्टूडेंट्स यहां है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और ये है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, लिख लें आप ये भी, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल और PAA फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये भी फॉर्म है। वैसे बेसिकली यही पूछे जाते हैं, दोनों ये नेचुरल हैं और ये जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। आगे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या कार्यकीय प्रभाव ऑक्सीजन के पड़ेंगे उनमें भी आपको ये क्लियरली देखने को मिलेगा। तो क्लियर है, अगले पॉइंट पे आऊं। देखो नेक्स्ट मैं अब इस पे आ रहा हूं, बायोएसिड या जैव आमापन। जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर का बायोएसिड या जैव आमापन क्या होता है, कैसे इसकी उपस्थिति के कार्यात्मक प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, इसको आप पढ़ते हैं बायोएसिड या जैव आमापन में। ठीक है, इससे पहले आपने क्लियर कर लिया ऑक्सीजन की खोज का श्रेय FW वेंट को दिया गया। यहां सूक्ष्म मात्रा में जो उपस्थित रासायनिक यौगिक हैं जो इस एविना कोलियोप्टाइल, जो जई का प्रांकुर चोल है, उसमें वक्रता के लिए उत्तरदायी थे। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, फर्स्ट हार्मोन ही हम पढ़ रहे हैं, और इसमें अब इसका बायोएसिड जैव आमापन। एक तरीके से रासायनिक परीक्षण स्टूडेंट्स ये होता है। बायोएसिड या जैव आमापन। ठीक है, तो इसमें जैव आमापन में आप लिख सकते हैं वही, एक तो एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट जो है ये स्टूडेंट्स जैव आमापन में काउंट होगा, जिसमें उस कोलियोप्टाइल को आपने यूनिलैटरल लाइट देके अभी उसमें कर्वेचर या वक्रता देखी। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो पी सीडलिंग है, पी सीडलिंग है, मटर का जो सीडलिंग स्टेज है उसमें स्टेम कर्वेचर टेस्ट, वक्रता परीक्षण। ठीक है, जई प्रांकुर चोल वक्रता परीक्षण, ये स्टूडेंट्स बायोएसिड है। ठीक है, बायोसिंथेसिस की बात अगर की जाए, जैव संश्लेषण, तो देखो आपने केमिकल नेचर इसका पढ़ लिया, रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, इंडोल यौगिक ये हैं। इसके अलावा आपने डिस्कवरी पढ़ ली, दो बातें। तीसरा आपने यहाँ डिस्कस कर लिया बायोएसिड या जैव आमापन। और अगला फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस जैव संश्लेषण, जैव संश्लेषण, ये बच्चों आपको पढ़ना है। इसमें सिर्फ दो बातें हमारे काम की हैं। एक तो आप ये ध्यान रखें, हालांकि एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जैव संश्लेषण नहीं पूछा गया क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती या एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखा है। आप ध्यान दें, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, देखिए ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है इसका जिक्र तब भी किया गया होगा जब आपको रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बताया गया है। ठीक है, जो पी प्लांट हैं
मतलब जो फेबेसी के या लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स हैं, उन लेग्यूम पादपों में जब आपको मूल ग्रंथि का निर्माण बताया गया है तब आपको ट्रिप्टोफैन बताया गया होगा। तो ये जो ट्रिप्टोफैन होता है ये एमिनो अम्ल पूर्ववर्ती पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। ये एमिनो अम्ल पूर्ववर्ती पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है और जिंक इसका स्टूडेंट्स होता है इस बायोसिंथेटिक पाथवे में सक्रियक या फिर एक्टिवेटर। तो ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जिंक है वो सक्रियक या फिर क्या होगा, एक्टिवेटर होगा बायोसिंथेटिक पाथवे में या जैव संश्लेषणात्मक पथ में। और अब हम आ रहे हैं लास्ट फिफ्थ वन, ये है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्यकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्यकीय प्रभाव। इसमें स्टूडेंट्स वन बाय वन जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसको हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्यकीय प्रभाव। तो देखो एनसीईआरटी में खोल लेता हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। वैसे सबसे पहले एपिकल डोमिनेंस या सीड्स प्रभाविता हमें पढ़नी है, तो पहले एपिकल डोमिनेंस की बात कर ही लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे एपिकल डोमिनेंस, सीड्स प्रभाविता। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस। इसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं सीड्स प्रभाविता या सीड्स प्रमुखता, सीड्स प्रमुखता या सीड्स प्रभाविता। सीड्स प्रमुखता या सीड्स प्रभाविता ये आप यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, आपने कहा पादप अक्ष में जो सीड्स भाग हैं, जैसे प्ररोह सीड्स आपने देखा, उसमें ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है और ये जो ऑक्सीजन यहां संश्लेषित होता है ये पादप अक्ष के दीर्घीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपेक्स के डोमिनेंस या उसकी प्रभावी स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो सीड्स प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस क्या है, ये प्लांट एक्सिस है स्टूडेंट्स। यहां आपने कहा रूट अपेक्स अगर है तो साइटोकाइनिन अत्यधिक मात्रा में संश्लेषित होगा, पहले मैंने बताया था मूवमेंट से रिलेटेड। ये इंडोल एसिटिक एसिड यहां सर्वाधिक मात्रा में संश्लेषित होता है, ये आप जानते हैं सूट अपेक्स है, और सूट अपेक्स को यहां आप कहते हैं प्लूमूल और ये है रेडिकल, ठीक। अब जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इस इंडोल एसिटिक एसिड की जो उपस्थिति है ये इस साइटोकाइनिन के लिए सिंक का काम करता है। तो साइटोकाइनिन स्टूडेंट्स यहां से ट्रेवल करेगा, साइटोकाइनिन आप ये कह सकते हैं यहां से ट्रेवल करेगा और इंडोल एसिटिक एसिड तथा साइटोकाइनिन एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हुए यहां इस सूट अपेक्स या अक्ष का क्या करवाएंगे, इलोंगेशन या फिर आप कह दीजिए दीर्घीकरण इसका करवा देंगे, दीर्घीकरण, ठीक है। तो ये स्टेम एक्सिस जो है या तने की जो एक्स है, स्तंभ एक्स है, इसको एग्जैक्टली ये दीर्घीकृत करवा देंगे, ये प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब लगातार अब इस एक्सिस का बढ़ना, ये सीड्स प्रभाविता कहा जाता है, ठीक है। किसके कारण हो रही है, इंडोल एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण। भाई यहां इंडोल एसिटिक एसिड है इसीलिए साइटोकाइनिन यहां से इसके पास ट्रेवल करके जाता है, क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड जो ऑक्सीजन है और साइटोकाइनिन एक निश्चित अनुपात में आप जानते हैं एक्टिविटी करते हैं। अब देखो क्या किया जाएगा, यहां से एक्सपेरिमेंटली आप मतलब प्रयोगात्मक रूप से या प्रयोगात्मक दृष्टि से इसका ये जो अपेक्स है उसको स्टूडेंट्स कट कर दीजिए, उसको आप काट दीजिए। तो यहां भी वो ही एक वर्ड आपको लिखना है जिसको आप बोलते हैं डीकैपिटेशन, दीर्घीकरण। सूट अपेक्स की आप कह सकते हैं शीर्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि, शीर्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि। और ये हमारे गार्डनिंग वगैरह में जनरली किया जाता है। आप ये देखते हैं कि अपेक्स वहां से काट दिया जाता है तो जो पादप है उसको अत्यधिक घना बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। पार्श्व कलिकाओं की जो वृद्धि है
उसके लिए किया जाएगा। तो कंडीशन देखो क्या है, आपने कहा ये कर दिया गया डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन शीर्ष विच्छेदन, कट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां से जो है वो डीकैपिटेशन कर दिया गया, अब शीर्ष विच्छेदन कर दिया गया। शीर्ष विच्छेदन कर दिया तो देखो स्थिति क्या होगी, ये जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन तो अंडरग्राउंड पार्ट्स में या जो रूट्स हैं उनमें संश्लेषित हो रहा है, साइटोकाइनिन यहाँ ट्रेवल करता है, लेकिन साइटोकाइनिन का जो इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ सिंक था ये अब प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आपने अपेक्स काट दिया। तो देखो ये साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये अपना ट्रैक डाइवर्ट कर लेता है, ये अपना पथ जो है वो बदल लेता है और आप स्टूडेंट्स कहते हैं ये मुड़ता है लैटेरल बर्ड्स की तरफ, ठीक है, पार्श्वीय कलिकाओं की तरफ। और यहां पार्श्वीय कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है। क्यों पार्श्वीय कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है? क्योंकि पहले इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन यहां अपेक्स पे प्रेजेंट होते थे तो वहां लगातार शीर्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि होती थी, लेकिन अब इंडोल एसिटिक एसिड इन लैटेरल बर्ड्स की तरफ प्रेजेंट है, मतलब इन लैटेरल बर्ड्स या पार्श्वीय कलिकाओं में जो इंडोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है उसके पास ट्रेवल करके कौन पहुंच जाता है, साइटोकाइनिन। इस कारण से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो शीर्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि है वो शीर्ष काट दिए जाने के कारण अब ये तो रुक गई है और वृद्धि किसकी प्रारंभ हो गई है, पार्श्वीय कलिकाओं की। तो यहां ये जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं ये है सीड्स प्रभाविता से बाहर निकलना या ओवरकम करना, ओवरकम फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। जो एपिकल डोमिनेंस है, इस एपिकल डोमिनेंस से स्टूडेंट्स बाहर निकला जा सकता है। कैसे? आप शीर्ष विच्छेदन कर दीजिए, डीकैपिटेशन कर दीजिए, शीर्ष जो है उसको काट दीजिए और ऐसा करने से आप जो है वो अपेक्स को, साइटोकाइनिन अपेक्स तक पहुंचाने में सफल नहीं होंगे क्योंकि आपने शीर्ष काट दिया। तो साइटोकाइनिन अब लैटेरल पोजीशन की तरफ जाएगा, पार्श्व स्थितियों की तरफ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग देखिए एनसीईआरटी में आपको लिख के दिया है, हेज मेकिंग, ठीक है। आप कह सकते हैं उद्यान जो है बाढ़ की सघनता, हेज मेकिंग इसी को हम कह रहे हैं। एक परफेक्ट आपको एग्जांपल इसका दे रखा है स्टूडेंट्स, टी प्लांटेशन, चाय रोपण जो है उसमें ऐसा किया जा रहा है। ये चाय के बागानों में सिंपली क्या किया जाता है, उसका अपेक्स या एपिकल पार्ट, पत्तियां ऊपर से तोड़ ली जाती हैं जिससे वो क्या होते हैं, घने होते हैं और वहां उत्पादन बढ़ जाता है। तो उद्यान में बाढ़ की सघनता, जिसको हेज मेकिंग हम कह रहे हैं, हेज मेकिंग, और ये आप कह रहे हैं टी प्लांटेशन, चाय रोपण में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ जिसको आप पढ़ रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस। अगले पे आता हूं, ऑक्सीजन हम पढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन में भी हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, कार्यकीय प्रभावों की। तो पहला कार्यकीय प्रभाव आपने देखा एपिकल डोमिनेंस, सीड्स प्रभाविता, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। सेकंड आप देखिए रूट इनिशिएशन, मूल आरंभन, रूट इनिशिएशन, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है मूल आरंभन, ठीक है। कैसे? स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग जो स्टूडेंट्स होती है, तने की जो कर्तन है या कटिंग है,
उस पर ऑक्सीजन का छिड़काव करने से उनमें रूट्स बनने लग जाती हैं। स्टेम कटिंग पर ऑक्सीजन के छिड़काव से मूल प्रारंभन होने लगता है। ठीक है, यहां एक एक्टिविटी में मॉर्फोजेनेसिस साथ ही बता रहा हूं आपको। मॉर्फोजेनेसिस, आकारी की जन इसको आप कह सकते हैं, या ऑर्गन फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। देखिए, जब कैलस कल्चर करवाया जाता है, आप प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में ये पढ़ सकते हैं। ये कोई जो पॉट है, इसमें ये कैलस एक्सप्लांट या करतो तक लिया गया, और इसमें स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल आर्टिफिशियल जो मीडियम है, कृत्रिम पोषक माध्यम इसमें रख दिया गया। अब ये जो कृत्रिम पोषक माध्यम है, इस कृत्रिम पोषक माध्यम में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की एक निश्चित मात्रा स्टूडेंट्स डाली जाती है। अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाए जाने पर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो अगर यहाँ हाई कर देते हैं, मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया है, इस बात को समझिए, तो यहाँ से क्या बनने लगेंगे, रूट्स। और अगर साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक होती है तो सूट का फॉर्मेशन या फिर प्ररोह का निर्माण होने लगता है। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं जो रूट्स हैं, उन रूट्स के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट्स के इनिशिएशन में जो है वो ये सहायक है। स्टेम कटिंग पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्टेम कटिंग पे करने वाला प्रोसेस है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में किया जाता है, कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि ये जो है वो आप कह सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन की जो प्रक्रिया है, पादप उत्तक संवर्धन की जो प्रक्रिया है, लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स आप पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में इस प्रकार से रूट इनिशिएशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो अगला कार्यकीय प्रभाव मैं मेंशन कर रहा हूं, ये सेनेसेंस या जीर्णता को डिले करवा देता है, रोकता है। और इसमें एक विशिष्ट बात ये है कि जो अर्ली फ्रूट और लीफ ड्रॉप है उसको तो ये रोकता है। थर्ड, डिले सेनेसेंस, इसमें आप कहते हैं डिले सेनेसेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एक साथ लिख देता हूं, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन तो होता है स्टूडेंट्स विल्गन, और सेनेसेंस होती है जीर्णता। तो ये विल्गन की रोकथाम करता है, विल्गन की रोकथाम करता है। विल्गन की रोकथाम करता है तो ऑब्वियस है जो पादप अंगक है उन पादप अंगकों में जीर्णता देरी से आने देगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं जीर्णता में देरी। हालांकि जीर्णता में देरी साइटोकाइनिन का इफेक्ट भी है स्टूडेंट्स, तो दोनों अलग अलग जगह हम डिस्कस करेंगे। अब प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, विल्गन में रोकथाम ये कैसे कर रहा है, आप कहें न्यू प्लांट ऑर्गन्स, नए पादप अंगकों, जो न्यू प्लांट ऑर्गन्स हैं, नए पादप अंगक जो हैं, इनके प्री मैच्योर फॉल, इनका जो अपरिपक्वन अवस्था में गिरना या झड़ना है उसको ये रोकता है। आप कह सकते हैं अपरिपक्व या परिपक्वन से पूर्व, परिपक्वन से पूर्व गिरना या इनका जो झड़ना है को
रोकता है, ठीक है, ये एब्सिशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो ये नए प्लांट ऑर्गन्स में इस तरीके से करता है प्रीमैच्योर फॉल। अब ये करता है बैलेंस के थ्रू, जैसे देखो ये तो मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट कोई हुआ ऑर्गन। अब इनमें इंडोल एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग ये होता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड जो है इसकी कंसंट्रेशन अगर मेन एक्सिस में ज्यादा हुई और आप कह सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड की ऑर्गन में कंसंट्रेशन कम हुई तो ये विल्गन नहीं होने देगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन यहां तो कम हो गई और यहां इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो इसमें जल्दी वृद्धि हो जाएगी और ये ड्रॉप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली करेगा क्या, जो इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है उसको स्टूडेंट्स बैलेंस रखेगा। दोनों में अगर बैलेंस रहेगी तो आप ये कह सकते हैं विल्गन जो है उस विल्गन में की रोकथाम कर ली जाएगी या विल्गन को रोक लिया जाएगा, जल्दी पादप अंगकों को झड़ने से जो है वो बचाया जा सकेगा, ठीक है। इसमें इंडोल एसिटिक एसिड के साथ साथ IAA एंड NAA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं, ये आप देखिए, क्लियर। तो ये हुआ अगला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और उसको आप बोल रहे हैं डिले सेनेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है, ये एक चयनात्मक खरपतवार नाशी के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, सेलेक्टिव वीडिसाइड। जो अगला मैं लिख रहा हूं वो है सेलेक्टिव वीडिसाइड, मतलब चयनात्मक खरपतवासी के रूप में प्रयुक्त, खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त होता है, सेलेक्टिव वीडिसाइड, ठीक है। सेलेक्टिव वीडिसाइड स्टूडेंट्स ये कैसे हैं, चयनात्मक खरपतवार नाशी, और जो चयनात्मक खरपतवार नाशी के रूप में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो देखो क्या होगा, ये आप ध्यान रखें, डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स जो हैं इनको ये किल कर देता है, मार देता है। जो द्विबीजपत्री चौड़ी पर्ण वाली खरपतवार है, द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करता है, और ऐसी स्थिति है तो स्टूडेंट्स इसका स्प्रे जो है वो मोनोकोट क्रॉपिंग फील्ड पर किया जाएगा। तो आप कहेंगे मोनोकोट क्रॉप फील्ड, एक बीजपत्री जो फसली खेत है, एक बीजपत्री फसली खेत पर इसका क्या किया जाता है, स्प्रे ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। और ये जो ऑक्सिन है वो है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब कारण क्या है कि मोनोकोट क्रॉपिंग फील्ड पर स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन का छिड़काव अगर कर दिया गया ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया गया तो इस केस में 2,4-D का छिड़काव किए जाने पर आप ये कह रहे हैं कि द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर दिया गया। ये इंपैक्ट आया कि द्विबीजपत्री खरपतवार तो नष्ट हो गई, लेकिन मोनोकोट जो क्रॉप है उस मोनोकोट क्रॉप को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बीजपत्री फसली पादप के खेत में, जैसे मान लीजिए वीट है, गेहूं है, गेहूं एक बीजपत्री फसली पादप है, उस खेत में अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो वहां चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार है वो तो नष्ट हो जाएगी, और ये जो है मोनोकोट क्रॉप को, एक बीजपत्री फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कारण स्टूडेंट्स आप जानिए, जो द्विबीजपत्री खरपतवार है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ
द्वितीयक वृद्धि को प्रेरित करता है, और द्वितीयक वृद्धि को प्रेरित करता है तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन या फिर आप कह सकते हैं विस्तार। ठीक है, खरपतवार के जो अंगक हैं, खरपतवार पादप अंगकों में स्टूडेंट्स क्या आएगा, एक्सपेंशन या विस्तार आएगा। और एक्सपेंशन या विस्तार खरपतवार पादप अंगकों में जब आता है तो ये आने से आप ये कह सकते हैं तत्काल उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तत्काल अधिक पोषकों की आवश्यकता, अधिक पोषकों की आवश्यकता, और अधिक पोषकों की तत्काल आवश्यकता होने के कारण, अधिक पोषकों की तत्काल आवश्यकता होने के कारण इसकी कमी या न्यूनता से, डेफिशिएंसी या स्टूडेंट्स आप कहते हैं न्यूनता, उससे आप कह सकते हैं जो वीड्स हैं, ये वीड्स क्या हो जाएंगी, डेथ इनकी हो जाएगी, डाई हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सेलेक्टिव वीडिसाइड के फॉर्म में ये यूज किया जाता है। और यूज क्या किया जाता है, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप देखिए, पार्थेनोकार्पी को भी ये बढ़ाता है, पुष्पन आरंभन की जो प्रक्रिया है उसको भी ये प्रमोट करता है। अगला मैं लिख रहा हूं 5 नंबर 5, पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, देखिए बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही फल निर्माण हो जाते हैं, या बिना निषेचन प्रक्रिया के ही स्टूडेंट्स फलों का निर्माण होता है। तो आप यहां ध्यान दें, जो फल बनेंगे वो बीज रहित होंगे, तो आप कह सकते हैं सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन। आजकल मार्केट में आपको खूब देखने को मिलेंगे, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन करवा लिया जाता है, बीज रहित फल जो हैं उनका निर्माण करवा लिया जाता है। और ये जो सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन है, इस सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन में आप ये कहें, एग्जांपल आपके पास दे रखा है टोमेटो। ठीक है, ये छठा स्टूडेंट्स का क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अगले और 7वें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे मैं आ रहा हूं। ये है, सॉरी 5th हुआ है, 6th, पुष्पन या पुष्प आरंभन। अब देखिए, पुष्प आरंभन वैसे ऑक्सीजन का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है, लेकिन आपको दे रखा है जो पाइनएप्पल या अनानास है, अनानास में ये पुष्प आरंभन करता है, अनानास में पुष्पन प्रेरित करता है। और इसके पीछे स्टूडेंट सिर्फ एक रीजन होता है कि जो फ्लावरिंग इंड्यूस करने वाले जीन होते हैं, जो पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले जीन्स होते हैं, उन जीन्स की एक्टिविटी को ये क्या करते हैं, जीन स्टिमुलेशन, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं या उसमें उद्दीपन ला देते हैं, इसलिए पुष्पन का आरंभन ये कर पाते हैं या करवा पाते हैं। इसका और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। जैसे आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे, फीमेल फ्लावर्स को इंड्यूस करवा दिया, मेल फ्लावर्स को इंड्यूस करवा दिया, तो पर्टिकुलर जीन को, फीमेल फ्लावर अगर कहीं बन रहे हैं, मेल फ्लावर बन रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जीन है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी है, उसको स्टिमुलेट करवा देते हैं, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करवा दिया जाता है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स एक जो पोटैटो है, उस पोटैटो की डोरमेंसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आपके पास है जो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको इसका विपरीत प्रभाव पड़ने को मिलेगा। पोटैटो डोरमेंसी, ये आप कह सकते हैं, पोटैटो डोरमेंसी कहा जाता है आलू प्रसुप्तता। देखिए, लंबे टाइम तक अगर पोटैटो को स्टोरेज में लाना है, ठीक है, आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम पोटैटो स्टोरेज।
लंबे टाइम तक अगर पोटैटो स्टोरेज में लाना है या आलू का संग्रहण करना है तो लंबे टाइम तक पोटैटो स्टोरेज किया जा सकता है, आलू को संग्रहित किया जा सकता है। ये मैलिक हाइड्रेजाइड MH स्टूडेंट्स लिखा जाता है, MH आप ध्यान रखें। MH क्या है? मैलिक हाइड्रेजाइड के स्प्रे द्वारा, मैलिक हाइड्रेजाइड के स्प्रे द्वारा इस प्रकार से पोटैटो की जो डोरमेंसी है उसको बनाए रखा जा सकता है, अर्थात अंकुरण से रोका जाता है। आलू को अंकुरित नहीं होने दिया जाता। अंकुरण को क्या कर लिया जाता है? अंकुरण पे क्रॉस लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब अंकुरण से रोक लिया गया, अंकुरण नहीं होने दिया गया। तो लंबे समय तक पोटैटो को स्टोरेज में रखा जा सकता है। ये हुआ 7 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें मैं एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो एक बार पढ़ देता हूँ। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसी के अकॉर्डिंग, और अगर रिक्वायरमेंट कहीं है तो हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 ये लीजिए, मैं खोल लेता हूँ चैप्टर 15, और ये इसमें सीधा हम खोल रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो ऑक्सीजन में लिखा है, डिस्कवरी वगैरह हमने क्लियर कर ली सब पहले से, बायो एसे वगैरह कर लिया है। अब देखो ये कह रहा है ऑक्सीजन जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है AUXEIN, इसका मतलब होता है टू ग्रो। AUXEIN ये जो है वो ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है टू ग्रो। ये ग्रीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको दे रखा है ह्यूमन यूरिन से ये सेपरेट किया गया। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका फॉर्म है। तो कुछ संश्लेषित हैं और कुछ जो हैं वो आपको प्राकृतिक हार्मोन मिलते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो मूल और प्रोसीड्स हैं उन भागों में बनते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मैंने एग्जांपल बताया जैसे साइटोकाइनिन मूल सीड्स भाग में बनता है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा जो है वो प्ररोह भाग में, सूट अपेक्स में संश्लेषित होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑक्सीजन जो है वो बहुतायत प्रयुक्त किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेज में। कृषि और बागवानी जो है उसमें उसको बहुतायत प्रयुक्त किया जाता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे देखो एपिकल डोमिनेंस एक एग्जांपल आपने देखा, सेलेक्टिव वीडिसाइड चयनात्मक खरपतवारनाशी के रूप में आप बात करें तो यहां बागवानी और कृषि में उसका उपयोग डेफिनेटली बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है जो स्टेम कटिंग है उसमें रूटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दे रखा है आपको कि यहां जो पाइनएप्पल है उसमें फ्लोरिंग ये करता है। फिर कह रहा है जो फ्रूट और लीफ है उनके अर्ली स्टेज में ड्रॉप को, उसके प्रारंभिक स्थिति में गिरने को या विलगन को रोकता है। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि जो मुख्य अक्ष और अंगक है उनमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है उसी से उनके विलगन की रोकथाम की जा सकती है। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स एपिकल डोमिनेंस दे रखा है। एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रमुखता सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, और वहां डीकैम्पिटेशन या शीर्ष विच्छेदन करने से जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और इसका उपयोग भी आपको दे रखा है हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्थेनोकार्पी आपको दे रखा है जो अभी आपने यहां डिस्कस किया। फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि 2,4-D जो है वो वीडिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और इसको जो है वो वीड फ्री लॉन्स और गार्डन्स और जो है वो क्रॉपिंग फील्ड्स, फसली खेत तैयार करने में काम में लिया जाता है। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है वो जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो ऑब्वियस है साइटोकाइनिन की तरह ये भी डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो लास्ट आप लिख लें ऑक्सीजन के लिए एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम का विभेदन, और सेल डिवीजन में भी इसका रोल है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने पहले ही आपको कहा था हमें प्रेफरेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या कार्यात्मक प्रभाव और आपको डिफरेंशिएशन या डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑक्सीजन से पहले आप किसको ले लेंगे? साइटोकाइनिन को ले लेंगे। क्लियर? ऑक्सीजन से पहले आपको प्रयुक्त करना चाहिए, चूज करना चाहिए साइटोकाइनिन। तो देखिए अगला ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, साइटोकाइनिन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर है साइटोकाइनिन्स।
ठीक है। इससे पहले ए आपने डिस्कस किया था ऑक्सिन, अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो हैं सीके इनको लिखा जाता है, इन शॉर्ट हम लिखते हैं सीके, साइटोकाइनिन। क्लियर? तो देखिए जो साइटोकाइनिन्स हैं ये मिलर और स्कूप के थ्रू डिस्कवर किए गए। सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जैसा आपने पढ़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी है सारे हार्मोन्स की, तो आप कहेंगे मिलर एंड स्कूब। आपके पास दो नाम है मिलर और स्कूब। इन्होंने डिस्कवर किया कब? जब टोबैको पिथ कल्चर पर ये काम कर रहे थे। टोबैको तंबाकू मज्जा संवर्धन, टोबैको पिथ कल्चर, ये तंबाकू मज्जा संवर्धन पर स्टूडेंट्स ये एक्ट कर रहे थे। तो मिलर और स्कूग ने तंबाकू मज्जा संवर्धन पर प्रयोग के दौरान प्रेक्षित किया। प्रयोग के दौरान प्रेक्षित किया। ठीक है, मिलर और स्कूग ने स्टूडेंट्स इसको प्रेक्षित कर लिया। ठीक है, वैसे जो कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम संवर्धन माध्यम, ये कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम जो है उसमें हैरिंग स्पर्म डीएनए, हैरिंग स्पर्म, हैरिंग के शुक्राणु डीएनए से ये आइसोलेट किया गया। हैरिंग जो है वो एग्जैक्टली फिश है। ठीक है, फिश डीएनए से स्टूडेंट्स ये आप कह सकते हैं पृथक किया गया। ठीक है, हैरिंग स्पर्म डीएनए से ये जो है वो पृथक किया गया। और यहां से जब एक पृथक किया गया था तो आप ये कह सकते हैं एक एक्टिव सब्सटेंस या सक्रिय पदार्थ के रूप में, एक सक्रिय पदार्थ के रूप में उपस्थिति प्रेक्षित की गई, सक्रिय पदार्थ के रूप में उपस्थिति प्रेक्षित की गई जो एग्जैक्टली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। मैंने पहले ही आपको बताया था सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, साइटोकाइनेसिस जिसको आप कहेंगे साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, इस प्रक्रिया में आप ये कह सकते हैं सर्वाधिक सक्रिय भूमिका जो निभाता है वो स्टूडेंट्स क्या है? साइटोकाइनिन है। ठीक है, यहां साइटोकाइनिन सबसे पहले पादपों में अगर देखा जाए आप कह सकते हैं प्लांट्स में जियामेज, मक्का। ठीक है स्टूडेंट्स, मक्का जो है जियामेज से या मक्का के बीजों से जियाटिन के रूप में, जियाटिन के रूप में प्राप्त किया गया। ठीक है, तो जियाटिन के रूप में प्राप्त किया गया कहां से? जियामेज से या मक्का से, तो ऑब्वियस है ये नेचुरल फॉर्म हुआ। और जो दूसरा काइनेटिन है, काइनेटिन है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखें नेचुरल फॉर्म नहीं है।
नेचुरल फॉर्म प्रारूप नहीं है। ये स्टूडेंट्स नेचुरल फॉर्म या प्राकृतिक प्रारूप जो है वो काइनेटिन नहीं है। ठीक है, अगला केमिकल नेचर, डिस्कवरी हो गया फर्स्ट, नोट करते जाएं आप। सेकंड केमिकल नेचर, रासायनिक प्रवृत्ति। तो आप ये कह सकते हैं ये एडेनिन क्षार का डेरिवेटिव है, एडेनिन क्षार का व्युत्पन्न है। एडेनिन जो बेस है उसका ये डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन, सी के इसको लिखा जाता है। ठीक है, मेन जो है वो स्टूडेंट्स कहां बनेगा, मेनली मुख्यतः सीड्स भागों में संश्लेषित होता है, मुख्यतः सीड्स भागों में संश्लेषित होता है। और इसमें भी सबसे पहले देखो आप कह सकते हैं रूट अपेक्स मूल सीड्स, रूट अपेक्स मूल सीड्स या मूल शिखाग्र जो है स्टूडेंट्स, मूल शिखाग्र जो है इसमें यह संश्लेषित होता है। ठीक है, इसके अलावा प्ररोह सीड्स में भी संश्लेषित होता है, लेकिन अधिकतम मात्रा में मूल शिखाग्र में संश्लेषित होगा, प्ररोह सीड्स में भी संश्लेषित। एक और बात इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जो साइटोकाइनिन है ये साइटोकाइनिन कोकोनट एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, कोकोनट एंडोस्पर्म में प्रेजेंट ये होता है। और कोकोनट एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स एग्जैक्टली कोकोनट मिल्क ही है, कोकोनट मिल्क, जो लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में प्रेजेंट होता है वो कोकोनट मिल्क ही है। इस कोकोनट मिल्क को या कोकोनट एंडोस्पर्म को एग्जैक्टली हम जो है इस कोकोनट मिल्क को आप ये कह सकते हैं कहां आप यूज करते हैं, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में, प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टूडेंट्स इसको सूट डिफरेंशिएशन के लिए या सूट का जो विभेदन है, प्ररोह का जो विभेदन है, इस सूट डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया में इसको यूज किया जाता है। क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है जो साइटोकाइनिन है वो सूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है और जो ऑक्सिन है वो स्टूडेंट्स रूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हुआ साइटोकाइनिन। अब इसमें जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस, अगला आप देखें बायोसिंथेसिस। तो देखो आप कह सकते हैं बायोसिंथेसिस में जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है उसके जैव संश्लेषण के साथ होगा। तीसरा बायोसिंथेसिस, क्योंकि आपने कहा एडेनिन डेरिवेटिव है तो आप कहेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो बायोसिंथेसिस होता है उसके साथ ही ये होगा, जिसमें प्यूरिन क्षार होगा, राइबोज शर्करा होगी और फॉस्फेट होगा। ठीक है, प्यूरिन, राइबोज शुगर और स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉस्फेट। ये आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके जैव संश्लेषणात्मक पाथ में आप देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है बायोएस्से या जैव आमापन। तो देखो डिस्कवरी आपने कहा मिलर और स्कूग ने की थी,
कब? ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी ही है जब वो टोबैको पिथ कल्चर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो है वो प्रेक्षित किया जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को त्वरित कर दे रहा था, स्पीड अप कर दे रहा था, उसको साइटोकाइनिन कहा गया। तो मिलर और स्कूक ने इसकी डिस्कवरी की। इससे पहले आप ये कहते हैं हेरिंग स्पर्म डीएनए से ये आइसोलेट या सेपरेट किया गया था। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो आपने कहा जिया मेज या मक्का से जियाटिन के रूप में प्राप्त किया गया, नेचुरल फॉर्म है, जबकि काइनेटिन इसका जो दूसरा प्रारूप हम पढ़ते हैं ये नेचुरल फॉर्म नहीं है। तो अगला बायोएसे और उसके बाद में आप जानते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ेंगे। बायोएसे या जैव आमापन, जैव आमापन। बायोएसे जैव आमापन। देखो बायोएसे या जो जैव आमापन है, पहला तो आप वही कह सकते हैं टोबैको पिथ कल्चर, टोबैको पिथ कल्चर, और दूसरा आप कह सकते हैं क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट, क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट जो है देखो, क्लोरोफिल या पर्णहरित के क्षरण को रोकता है, क्षरण को रोकता है। कैसे रोकता है? तो आप ये कहते हैं ये सेनेसेंस या जीर्णता में देरी करता है, जीर्णता में देरी करता है। जो जीर्णता की प्रक्रिया है ये जीर्णता में क्या करता है? देरी करता है। सेनेसेंट प्रोसेस या जीर्णता को डिले करवा देता है। तो जीर्णता को डिले करवाने का मतलब ऑब्वियस है, पर्ण को या लीफ को लंबे टाइम तक ये एजिंग में नहीं जाने देगा, तो इसका मतलब पर्णहरित का जो क्षरण है उसको बचा लेगा। तो एक तो क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट होता है इसके लिए, और दूसरा टोबैको पिथ कल्चर जो अभी मिलर और स्क्रू का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था, ये टोबैको पिथ कल्चर है जिसमें आप ये कह सकते हैं तंबाकू जो मज्जा संवर्धन है, इस तंबाकू मज्जा संवर्धन की प्रक्रिया में भी आप साइटोकाइनिन का प्रभाव देख सकते हैं, तंबाकू मज्जा संवर्धन। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट्स इसका बायोएसे। तो देखो 4 बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले डिस्कवरी, उसके बाद में आपने केमिकल नेचर इसका डिस्कस किया, एडेनिन डेरिवेटिव है, उसके बाद आपने इसका बायोसिंथेसिस डिस्कस कर लिया, और अब आपने डिस्कस किया बायोएसे। अब फाइनली मैं लिख रहा हूं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन। तो लास्ट पॉइंट आप इसका साइटोकाइनिन का नोट करें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या कार्यात्मक प्रभाव है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे ये आपको यहां से देखने हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कार्यात्मक प्रभाव। ठीक है, टाइटल लिखें आप, लास्ट 5th वन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्यकीय प्रभाव या कार्यात्मक प्रभाव। और देखो सबसे पहले हम साइटोकाइनेसिस को ही ले लेते हैं। फर्स्ट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहां स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का प्रेरण, सेल डिवीजन जो है उसका आप ये कह सकते हैं इंडक्शन। कोशिका विभाजन का प्रेरण, सेल डिवीजन जो है उस सेल डिवीजन का इंडक्शन या प्रेरण, पहली बात। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सेल एनलार्जमेंट
कोशिका का जो एनलार्जमेंट है उसमें भी रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन का जो प्रेरण करता है उसमें आप कह सकते हैं कोशिका द्रव विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका द्रव विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके इस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का अनुप्रयोग अगर आप देखें, एप्लीकेशन इसका अगर आप देखें तो ये अनुप्रयुक्त किया जाता है, या इसका अनुप्रयोग आप देखिए, ये कल्चर मेथड या प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो डिवीजन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, या डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, देखो साइटोकाइनेसिस लिख के देगा तब तो आपको वैसे भी कोई डाउट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी डिवीजन और डिफरेंशिएशन दे, हालांकि ऑक्सीजन जो है वो भी डिवीजन डिफरेंशिएशन में पार्ट प्ले करता है। एनसीईआरटी में ऑक्सीजन की सबसे लास्ट लाइन ये लिखी है, हमने बात की थी, फिर भी आपको डिवीजन और डिफरेंशिएशन के लिए जो सबसे पहले चूज करना है आंसर, वो आपका आंसर होना चाहिए साइटोकाइनिन। क्लियर? अगला देखिए मॉर्फोजेनेसिस, जो मैंने ऑक्सीजन के साथ भी आपको बताया था। सेकंड मॉर्फोजेनेसिस। अब इस मॉर्फोजेनेसिस में वो ही आप कह सकते हैं कि जो कल्चर का प्रोसेस है, कैलस कल्चर जो है, इस कैलस कल्चर के प्रोसेस में या कैलस कल्चर मेथड में क्या किया जाता है, जो कैलस कल्चर है इसमें ये सूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। सूट डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं, प्ररोह विभेदन जो है उसको ये स्टूडेंट्स प्रमोट करता है। तो देखिए क्या हुआ यहां, एग्जैक्टली अगर लो ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन है, लो ऑक्सीजन है और अगर हाई साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन हाई होने का मतलब वहां स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट होगा सूट। इसके अलावा अगर हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सीजन के बाद दूसरा लीजिए आप, हाई ऑक्सीजन है और साइटोकाइनिन कंपैरेटिवली लो है, लो साइटोकाइनिन, तो आप ये कह सकते हैं वहां डिफरेंशिएशन किसका होना है, रूट सिस्टम का। ये रूट डिफरेंशिएशन और ये सूट डिफरेंशिएशन, ये पहली कंडीशन इसके लिए है और ये आप कह सकते हैं दूसरी कंडीशन। तो मॉर्फोजेनेसिस करता है ये कैलस कल्चर में स्पेसिफिकली रूट और सूट डिफरेंशिएशन में इस तरीके से रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं कि जो बेसिकली एक्टिविटी है वो इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के एक डेफिनेट रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में स्टूडेंट्स परफॉर्म करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये एपिकल डोमिनेंस से प्लांट का ओवरकम करवा देता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये भी कि आपको लैटेरल ब्रांचिंग अगर करवानी है, या लैटेरल ब्रांचिंग जो पार्श्व शाखन है, उस पार्श्व शाखन में आपको बढ़ोतरी करवानी है, पादप को सघन बनाना, घना बनाना है, तो आपको एपिकल डोमिनेंस से प्लांट को बाहर लाना पड़ेगा। तो यहां आप कह सकते हैं ओवरकम ऑफ या फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस है उससे ओवरकम करवाया जा सके। तो देखिए ये आपने पढ़ रखा था कि इस तरीके से जब डीकैपिटेशन कर दिया जाता है, शीर्ष विच्छेदन कर दिया जाता है, तो डीकैपिटेशन करने से जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन यहां है, ये इंडोल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन यहां से हट जाएगा। तो इस केस में जो साइटोकाइनिन यहां ट्रेवल करके जा रहा था, अब वो साइटोकाइनिन के पास सिंक जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए साइटोकाइनिन का ट्रैक जो है वो डाइवर्ट होगा और इससे जो लैटेरल बर्ड्स हैं, जो पार्श्व कलिकाएं हैं, इन लैटेरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है स्टूडेंट्स, वो ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये आप कहेंगे पादप को सघन बनाने में, हेज मेकिंग में। ठीक है, इसके अनुप्रयोग आपको वहां दे रखे हैं, इसके अनुप्रयोग आपको दे रखे हैं वहां, हेज मेकिंग, जो गार्डन्स है उनकी बाड़ वगैरह को सघन बनाने में, हेज मेकिंग में, और टी प्लांटेशन जो चाय रोपण है उसमें आपको दे रखा है। तो एपिकल डोमिनेंस जो है उससे अगर बाहर निकालना हो प्लांट को, तो साइटोकाइनिन ही इफेक्टिवली रोल प्ले करता है। कैसे?
डिकैपिटेशन करने से साइटोकाइनिन का ट्रैक डाइवर्ट हो जाता है। इसका कारण, रीजन क्या है, आप ये कहेंगे डाइवर्जन इन द ट्रैक ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के पथ में विचलन आ गया वहां, और साइटोकाइनिन के पथ में विचलन आने से ऐसा हुआ। फिर जो डिले सेनेसेंस अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट इफेक्ट यहां है डिले सेनेसेंस। ये आप कहेंगे जीर्णता में देरी ये लाता है, और इसको स्टूडेंट स्टडी किया था रिचमंड ने, रिचमंड लैंग या लॉन्ग इफेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। और इसका बेसिक रीजन स्टूडेंट्स क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। अब डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी को अगर प्रमोट कर रहा है साइटोकाइनिन, तो कंटिन्यूसली वहां डिफरेंशिएशन होने से जो प्लांट ऑर्गन उसमें डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी चल रही है, तो ओबीएस से डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी होने से न्यूट्रिशनल सप्लाई मेंटेन रहेगी, और न्यूट्रिशनल सप्लाई मतलब प्लांट रिक्वायर करेगा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशनल सप्लाई मेंटेन रहेगी, अर्थात खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति है वो निश्चित तौर पर बनी रहेगी। और ऐसा होने से आप ये कह सकते हैं क्या होगी, जीर्णता में देरी, जीर्णता में देरी। तो जो सेनेसेंट इफेक्ट है, उस सेनेसेंट इफेक्ट को स्टूडेंट्स ये क्या कर देता है, ये डिले कर देता है, सेनेसेंट इफेक्ट ये हटा देता है, ठीक है। इसी के साथ जो न्यूट्रिशनल सप्लाई की बात मैं अभी कर रहा था, ये न्यूट्रिशनल सप्लाई जैसे खाद्य पदार्थों का संवहन हुआ या खनिज पोषकों का संवहन हुआ, ये आप कह सकते हैं जो फ्लोएम कंडक्शन है या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है, जो खाद्य अभिगमन है या फ्लोएम के द्वारा होने वाला ट्रांसलोकेशन है, उसको भी स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। आप पॉइंट इसी के साथ नोट कर लें, ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंड्यूस कर देता है, जिससे एग्जैक्टली यहां पादप अंगक में जो आने वाली जीर्णता है उस जीर्णता में देरी हो जाती है, पादप अंगक में आने वाली जीर्णता डिले हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास इसका अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो अब देखो एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए, एनसीईआरटी पे बात करते हैं। आओ, मेरे पास इंग्लिश की एनसीईआरटी है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको ऑक्सीजन के बाद जिब्रेलिन, फिर दे रखा साइटोकाइनिन, पेज नंबर 249 पे, ठीक है। ये कह रहा है साइटोकाइनेसिस पर विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, हमने इंक्लूड किया है, और काइनेटिन के फॉर्म में जो है वो ये डिस्कवर किए गए जो कि एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एडेनिन डेरिवेटिव में पहले ही आपने कह दिया था जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बनता है या प्यूरिन के फॉर्म में ऑब्टेन हम करते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, ये मैंने लिख दिया था सब, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म जो हेरिंग फिश है उसके डीएनए से ये काइनेटिन के फॉर्म में लिया गया। काइनेटिन जो है वो नेचुरल प्लांट में नेचुरली अकरिंग हार्मोन फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है काइनेटिन जो है डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, पादपों में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। फिर कह रहा है जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो आइसोलेशन किया गया, उसका पृथक्करण किया गया जियाटिन के फॉर्म में, और स्टूडेंट जियाटिन जो है वो कॉर्न कर्नेल जो मक्का है उसके बीज से या परिपक्व बीजों से प्राप्त किया गया, निकाला गया, कोकोनट मिल्क से वो प्राप्त किया गया, सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं। फिर कह रहा है जो जियाटिन की डिस्कवरी है वो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए पाई गई, और सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए जो केमिकल सब्सटेंस देखा गया वो केमिकल सब्सटेंस साइटोकाइनिन कहा गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो प्राकृतिक साइटोकाइनिन है वो रैपिड सेल डिवीजन जहां होता है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बहुत परफेक्ट बात आपको ध्यान रखनी है, एक आप कहेंगे प्लांट में द रीजन ऑफ या रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ये जो रैपिड सेल डिवीजन के रीजन एरिया या क्षेत्र हैं, यहां साइटोकाइनिन प्रचुर मात्रा में, आप कहेंगे तीव्रता से कोशिका विभाजन जहां हो रहा है उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में किसकी उपस्थिति मिलेगी, साइटोकाइनिन की उपस्थिति उसमें स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप ये कह रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल यहां दिया गया है रूट एपिक्स, मूल सीड्स, डेवलपिंग सूट बर्ड्स, विकसित होती हुई प्ररोह कलिकाएं, यंग फ्रूट्स जो अभी हाल ही में बने हुए फ्रूट्स हैं, ये सब आपको दे रखा है। ठीक है, ये नई लीव्स के फॉर्मेशन में, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में, लैटेरल सूट की ग्रोथ में और एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसके लिए मैंने अलग अलग इफेक्ट लिख दिए हैं। देखिए, एक आपने अभी लिखा था, ये सेनेसेंस को डिले करता है, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट लाता है, डिफरेंशिएशन खोज करता है। एक आपने यहाँ जो है वो कहा था क्लोरोफिल का रिटेंशन टेस्ट, जो बायो एसे में मैंने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल को जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होने देता, उसका क्षरण नहीं होने देता है। लैटेरल सूट ग्रोथ यहाँ जो स्टूडेंट्स लिखा है, पार्श्व प्ररोह शाखन जो लिखा है वो इस एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने की बात ही है। तो इस तरीके से इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 लाइन में लिख के दिया है, हमें यहां से डिटेक्ट करना था। फिर लिखा है साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम टू द एपिकल डोमिनेंस, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विद व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को ये बढ़ा देता है, पोषकों के चालन को ये बढ़ाता है। अब खनिज पोषकों या पोषकों के चालन को ये कैसे बढ़ा देता है, तो आप ये जानते हैं, मैंने अभी कहा था कि डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी, डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट, पोषक जो पूरक है उनकी रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहती है। और इस कारण से फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी एक हमने यहाँ लिखा, जो खाद्य पदार्थों का परिवहन है, ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, ये खाद्य परिवहन भी बढ़ा हुआ होता है और इसके कारण ये जीर्णता में क्या कर देता है, देरी लाता है, डिले इन द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, पादप्रति नियामक, उसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले ऑक्सिन और उसके बाद साइटोकाइनिन। अब हमारे पास है जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।